मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के अंतिम वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये हमारा अंतिम वीडियो होगा मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में, क्योंकि इस वीडियो में हम दो चीज़ को समझेंगे। एक तो स्वतंत्रता किस तरह से भारत को मिला और इस स्वतंत्रता के लिए जो हमें कीमत चुकानी पड़ी वो था विभाजन के रूप में, इसके बारे में। और स्वतंत्रता जो भारत को मिला ये माउंटबेटन प्लान के तहत मिला था। तो माउंटबेटन प्लान क्या था, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो शुरू में तो कैबिनेट मिशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया। पर बाद के वर्षों में कैबिनेट मिशन में जो प्रावधान था, खास करके जो 3 ग्रुप में सभी प्रांतों को बांटना था, जिसमें कि ग्रुप ए ऐसे प्रांत थे जिनमें कि हिंदू बहुल क्षेत्र जो था, जिसमें कि हिंदू बहुसंख्यक में था, उन प्रांतों को रखा गया था। और ग्रुप बी एवं ग्रुप सी ऐसे प्रांत थे जिनमें मुस्लिम बहुल आबादी था, जहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुसंख्यक थे, उन क्षेत्रों को रखा गया था। तो क्या होता है कि शुरू के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी इसको स्वीकार कर लिया। और कैबिनेट मिशन ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि भारत का विभाजन धर्मों के आधार पर नहीं होगा। मुस्लिम लीग की जो मांग है अलग प्रांत को, उनकी मांग सही है, उनके मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, पर इसके लिए इतने बड़े देश का विभाजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी नहीं चाहते हैं कि इस देश का विभाजन हो। पर बाद के वर्षों में क्या होता है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच कई सारे मुद्दे को लेकर के, खास करके जो संविधान का निर्माण होगा उसमें संविधान के पास कितना शक्ति होगा, क्या संविधान को ये शक्ति होगा कि वो कैबिनेट मिशन में जो बातें किया गया है उनको खारिज कर सकते हैं, या जो ग्रुप बनाने की बात की गई है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो जिन राज्यों को रखा गया है, ये राज्य क्या रखना जरूरी है या केवल और केवल ये एक वैकल्पिक प्रावधान है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में खास करके उस समय जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने कहा कि ये जो ग्रुप बनाने की बात की जा रही है कैबिनेट मिशन में, ये एक वैकल्पिक मुद्दा है। अगर कोई राज्य, कोई प्रांत इन ग्रुप से अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं तो उनके पास ये आजादी होगा। दूसरा चीज उन्होंने ये कहा कि चूंकि संविधान सभा का जो निर्माण होगा, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय होगा। संविधान सभा के पास इतना शक्ति होगा कि वो जो कैबिनेट मिशन में बातें की गई है उन बातों को खारिज कर सकते हैं और नए तरीके से प्रांतों के गठन कर सकते हैं, राज्यों के गठन कर सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक दरार शुरू होता है और मुस्लिम लीग को एक चीज समझ में आ जाता है कि अगर वो कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लेंगे तो उनकी जो सबसे पुरानी मांगों में से एक मांग है कि पृथक पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए, ये सपना उसका कभी भी साकार नहीं होगा। इसी क्रम में क्या होते हैं कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की ओर से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है और देश के अलग अलग हिस्से में आंदोलन शुरू हो जाता है। इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि जल्द ही ये आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है और देश के कई भागों में जम करके हिंसा होता है, हजारों लोग विस्थापित होते हैं, मारे जाते हैं। और इसके बाद जो शांति की रास्ते थे वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था और अब अगर इस देश को बचाना है इस हिंसा से और इस गृह युद्ध से, एक गृह युद्ध की स्थिति बन रहा था धर्मों को लेकर के, तो एक ही तरीका था कि इस देश को विभाजित किया जाए, मुस्लिम लीग के मांगों को मतलब पूरा कर लिया जाए, मान लिया जाए। तो इसी चीज को लेकर के आया 1947 में माउंटबेटन प्लान और माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को आजादी दिया गया। इन कहानी को अब समझते हैं। तो माउंटबेटन प्लान आने से पहले क्या होता है कि इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली के बारे में हमने जाना है कि 1945 में ब्रिटेन में जब चुनाव हुआ तो लेबर पार्टी का सरकार बना और लेबर पार्टी की ओर से क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 20 फरवरी 1945
1947। 20 फरवरी 1947 को क्या आता है? एटली घोषणा। और इस एटली घोषणा में क्या कहा गया कि भारत को 30 जून 1948 तक ये डेट रखा गया कि भारत को 30 जून 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ये डेट रखा गया। और इस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल थे, और वेवेल के समय में कुछ ज्यादा प्रगति हुआ नहीं था। एक तो हिंसा जोरदार शुरू हो गया था, और वेवेल के शासन के दौरान जो अंतरिम सरकार गठन किया गया था सत्ता परिवर्तन के लिए, वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तो ये चीज महसूस हो रहा था ब्रिटिश शासन को कि एक ऐसे वायसराय भेजना जरूरी है जो भारतीय परिस्थिति को समझ सके। और इस स्थिति में मार्च 1947 में भारत का वायसराय बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके भेजा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश नौसेना के एक बहुत बड़े अधिकारी थे, जिनको एशिया में कई फ्रंट पर युद्ध करने का अवसर मिला था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और ये भारत के बारे में और एशिया की परिस्थिति के बारे में बहुत कुछ जानते थे, समझते थे। तो ऐसे स्थिति में माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके भेजा जाता है। अब देखिए, वायसराय के रूप में जब माउंटबेटन भारत आए तो इनको कई तरह के विवेकाधिकार शक्ति दिया गया। माउंटबेटन को कई सारे विवेकाधिकार शक्ति दिया जाता है, और ये क्यों? क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति भारत में उत्पन्न हो चुका है जहां पे निर्णय लेना जरूरी है, और हर निर्णय लेने से पहले अगर ब्रिटिश सरकार को पूछा जाएगा तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकता है। इन बाधा को रोकने के लिए माउंटबेटन को कई सारे विवेकाधिकार शक्ति दिया जाता है। और माउंटबेटन जब भारत आए तो इनको एक चीज पता चल गया, अगर हम माउंटबेटन की बात करें तो माउंटबेटन को सबसे पहले जो दिया गया वो था विवेकाधिकार शक्ति। इनको बहुत सारा विवेकाधिकार शक्ति दिया गया, पहली चीज। और दूसरी चीज, माउंटबेटन को ये कहा गया, माउंटबेटन को एक चीज समझ में आ गया कि जो कैबिनेट मिशन है, अब कैबिनेट मिशन भारत में काम करने वाला नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर चुके हैं और पूरे देश के अंदर हिंसा का माहौल है। देश की परिस्थितियां दिन ब दिन धर्म को लेकर के खराब होते जा रहा है और मुस्लिम लीग की मांगे बढ़ती ही जा रही है। तो इस स्थिति में माउंटबेटन समझ चुका था कि अब अगर भारत को आज़ादी देना है तो आज़ादी देने से पहले इस देश का विभाजन करना जरूरी है। और इस विभाजन को लेकर के माउंटबेटन ने सबसे पहले गांधी, उसके बाद कांग्रेस के अन्य नेता नेहरू से मिलते हैं, पटेल से मिले, और अंत में अली जिन्ना से भी मिले। और गांधी और कांग्रेस भी समझ चुके थे कि अब अगर इस देश को इस हिंसा की आग से बचानी है तो हमें मुस्लिम लीग के मांगों को स्वीकार करना ही होगा, देश को विभाजन करना ही होगा। और अंततः गांधी और जो कांग्रेस थे वो भी इस चीज को स्वीकार कर लिए। तो इसी बीच क्या होता है कि माउंटबेटन सबसे पहला जो विभाजन का प्लान रखता है उसको कहते हैं बाल्कन प्लान, या फिर उसको डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि प्लान बाल्कन या इसको बाल्कन प्लान, बाल्कन प्लान या फिर इसको डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। ये डिकी बर्ड प्लान क्या था? देखिए, ये जो डिकी बर्ड शब्द है, इसमें जो डिकी बर्ड है, ये माउंटबेटन का बचपन का नाम था, डिकी बर्ड, और इसी वजह से इस प्लान को नाम दिया गया डिकी बर्ड प्लान, उसी के नाम पर। तो ये जो
प्लान बाल्कन है, इसमें मुख्य रूप से ये कहा गया कि किस तरह से भारत को विभाजन किया जाएगा और किस तरह से सत्ता सौंपा जाएगा। तो सबसे पहले बात चली प्रांतों की, क्योंकि प्रांत पर उस समय सीधा किसका कंट्रोल था, ब्रिटिश शासन का कंट्रोल था। तो ये निर्णय लिया गया कि प्रांतों को क्या किया जाएगा, प्रांतों को पृथक सत्ता हस्तांतरण, पृथक पृथक सत्ता हस्तांतरण, ऐसे लिखिए, सेपरेट पावर ट्रांसफर। सत्ता हस्तांतरण पहला जो निर्णय लिया गया डिकी बर्ड प्लान में, ये कि प्रांतों को पृथक पृथक सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। यानी कि भारत के अंदर जितने प्रांत हैं, सभी प्रांत को अलग अलग सत्ता हस्तांतरित किया जाएगा और सभी प्रांत दूसरे प्रांत से बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। प्रांतों को लेकर यह निर्णय लिया गया। दूसरा, जो देसी रियासत थे, देसी रियासत के पास 3 ऑप्शन दिया गया। पहला, कि अगर देसी रियासत चाहते हैं तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। पहला चीज क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रख सकते हैं। दूसरा चीज, अगर वो चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि भारत का हिस्सा बन सकते हैं, और अगर वो चाहते हैं तो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि प्रांतों को पृथक सत्ता देने की बात की गई थी, पर एक संघ सरकार के अंदर ही प्रांत को रहना था। हालांकि जो संघीय सरकार थे उनके पास शक्ति बहुत कम था। और जो देसी रियासत थे, देसी रियासत के पास 3 ऑप्शन थे कि पहला, अगर वो चाहते हैं तो भारत और पाकिस्तान दोनों में से अलग रह सकते हैं, या तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं या फिर भारत का हिस्सा बन सकते हैं। ये जो डिकी बर्ड प्लान है या प्लान बाल्कन है, अगर इनको आप ध्यान से देखें तो अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारत इस प्लान को स्वीकार कर लेता तो भारत कई टुकड़े में बंट जाते हैं, नहीं? क्योंकि प्रांतों को सत्ता देने की बात की जा रही है। तो नेहरू ने इस प्लान का बहुत ज्यादा विरोध किया और बाद में ये प्लान खारिज कर दिया गया। अब देखिए, इस प्लान को बाल्कन प्लान क्यों कहते हैं, तो उस समय यूरोप में जो बाल्कन प्रायद्वीप है, वहाँ क्या हुआ कि कई सारे छोटे छोटे राज्यों को, देशों को सत्ता दिया गया, और बाद के वर्षों में इन देशों के बीच बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ और कभी भी वो उस क्षेत्र में अस्थायित्व बना नहीं बन पाया था। इस वजह से भी इसको बाल्कन प्लान कहते हैं। पर जिस समय डिकी बर्ड प्लान की चर्चा हो रहा था, या डिकी बर्ड प्लान की चर्चा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ माउंटबेटन कर रहे थे, उसी समय तो ये डिकी बर्ड प्लान तो कैंसिल हो गया, इनको मानने से इनकार कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पर उसी समय कांग्रेस के एक नेता थे वीपी मेनन, और अगर आप ध्यान रखें तो वीपी मेनन ये वो व्यक्ति है जो जब देश आजाद हो गया और देश के आजादी के बाद जब देसी रियासत के विलय की बात होती है, तो सरदार पटेल के साथ जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाया था वो वीपी मेनन ही थे। और वीपी मेनन के कहने पर या वीपी मेनन के सुझाव पर एक नया प्लान लेकर के आया माउंटबेटन, जिसको कहते हैं माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना, और जिसके तहत भारत का विभाजन और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, जिसके तहत भारत को आजादी मिली। तो आइए अब हम समझते हैं कि माउंटबेटन प्लान क्या था। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना। ये जो माउंटबेटन प्लान है, ये माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय भारत का वायसराय थे, उन्होंने एक नया प्लान लेकर के आया डिकी बर्ड प्लान के कैंसिल होने जो हो जाने के बाद, रद्द हो जाने के बाद, जिसको नाम दिया गया माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में कई सारे प्रावधान थे। अगर इनके प्रावधानों को देखें तो क्या क्या था। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो मुस्लिम बहुल राज्य थे, खास करके एक पंजाब
एवं बंगाल। पंजाब एवं बंगाल के बारे में कहा गया कि पंजाब एवं बंगाल के वो जिले जहां पे या तो हिंदू बहुसंख्यक में है या मुस्लिम बहुसंख्यक में है, और इनके जो प्रतिनिधि इन राज्यों के प्रांतों के जो असेंबली है, प्रांतीय विधायिका है, प्रांतीय विधानसभा है, उनके सदस्य का एक बैठक होगा। और इस बैठक में ये जो दोनों पक्ष है, एक पक्ष कौन सा होगा, एक तो हिंदू पक्ष और एक मुस्लिम पक्ष। नहीं, इसमें क्या होगा कि बंगाल और जो पंजाब का प्रांतीय विधानसभा है, इनके सदस्य का एक मीटिंग होगा, एक बैठक होगा। और इन बैठक में अगर कोई भी एक पक्ष, अगर हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, अगर वो ये कहता है कि हमें अपने इस प्रांत का विभाजन करना है, इन जिले का विभाजन करना है जहाँ पे जो बहुसंख्यक आबादी में है, तो इस आधार पर उस जिले का, उस क्षेत्र का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज इन्होंने ये कहा कि जब विभाजन होगा तो विभाजन के बाद क्या होगा, विभाजन के बाद 2 डोमिनियन बनाया जाएगा, 2 डोमिनियन का निर्माण होगा। विभाजन के बाद 2 डोमिनियन बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। और इन दोनों डोमिनियन को अलग अलग सत्ता हस्तांतरित किया जाएगा, शक्ति का ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ इन्होंने एक और बात स्पष्ट कर दिया कि जब विभाजन होगा तो 2 संविधान सभा होगा, 2 संविधान। फिर दोनों डोमिनियन अपने अपने क्षेत्र को किस तरह से शासन चलाते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। तो जो माउंटबेटन योजना है उसमें सबसे पहली बात कहा गया बंगाल और पंजाब के लिए। पंजाब में उस समय कांग्रेस का सरकार नहीं था। पंजाब में उस समय जो प्रांतीय चुनाव हुआ था 1945-46 में, उनमें यूनियनवादी कांग्रेस और अकाली दल मिलाकर के जो ख्रिज हयात खां थे, उसके नेतृत्व में सरकार बना था। और बंगाल में मुस्लिम लीग का शासन था। प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को वहां सफलता मिला था। तो क्या कहा गया कि बंगाल और जो पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पे जो हिंदू बहुसंख्यक जिला है या फिर मुस्लिम बहुसंख्यक जिला है, उसके प्रांतीय विधानसभा के प्रतिनिधि का एक बैठक होगा। और इस बैठक में अगर ये प्रतिनिधि इस बात पर सहमत होते हैं कि हमें अपने क्षेत्र का विभाजन करना है, तो वो विभाजन कर दिया जाएगा। दूसरा चीज ये कहा गया कि जब विभाजन होगा तो विभाजन होने के बाद 2 डोमिनियन बनाया जाएगा। एक डोमिनियन में भारत होंगे और एक डोमिनियन में पाकिस्तान होंगे। और इसके लिए दोनों का संविधान भी अलग होगा, क्योंकि संविधान सभा का चुनाव जो जुलाई 1946 में हुआ था, उसमें एक ही संविधान सभा बनाने की बात की गई थी। इसके साथ साथ जो सिंध एवं बलूचिस्तान का क्षेत्र था, क्योंकि सिंध एवं बलूचिस्तान का क्षेत्र जब पाकिस्तान का मांग उठना शुरू हुआ, तो ये भी अपने आप को अलग करने के बारे में बात करना शुरू किया, किससे, ब्रिटिश सरकार से। तो सिंध एवं बलूचिस्तान को, सिंध एवं बलूचिस्तान, ये जो सिंध एवं बलूचिस्तान है, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया कि ये अपना निर्णय स्वयं लेगा, स्वयं निर्णय। ये अपना निर्णय क्या करेगा, स्वयं लेगा। और स्वयं निर्णय के तहत ये अगर चाहते हैं तो भारत का हिस्सा बन सकते हैं या फिर पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो असम एवं पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी सीमा प्रांत मतलब असम के पूरे हिस्से में नहीं, जिन हिस्से में मुसलमानों की आबादी ज्यादा था, बहुसंख्यक में थे, उन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा कि जनमत संग्रह किया जाएगा।
उन क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया जाएगा और जनमत संग्रह के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि इस हिस्से को भारत के अंतर्गत रखा जाएगा या फिर पाकिस्तान के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो देशी रियासत थे, देशी रियासत के पास क्या ऑप्शन था? देशी रियासत के पास वही 3 ऑप्शन था कि देशी रियासत या तो भारत का हिस्सा बन सकते हैं, या पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं, या अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात को स्पष्ट कर दिया गया कि अगर इस विभाजन के बाद, क्योंकि विभाजन जब होगा तो बहुत सारे सीमा को लेकर के विवाद उत्पन्न हो सकता है, नहीं, बाउंड्री को लेकर के विवाद हो सकता है। तो जब सीमा विवाद होगा तो एक इसको सॉल्व करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। और आजादी के बाद जब सीमा विवाद हुआ तो एक आयोग गठन किया गया। जो रेडक्लिफ थे, जॉन रेडक्लिफ आयोग के सिफारिश पर ही भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित किया गया था। तो इस तरीके की कुछ प्रावधान थे किसमें? भारत शासन अधिनियम, माउंटबेटन प्लान में, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमिनियन बनने वाले थे। जो कभी भारत बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हुआ करता था, उसका विभाजन होने वाला था। और खास बात ये रहा इसका कि इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये दोनों क्या किया? स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया किसको? माउंटबेटन प्लान को। फिर बात आई कि माउंटबेटन प्लान को लागू करने के लिए ब्रिटिश एक कानून भी तो बनाएगा, कानूनी रूप से ही तो ये सारे के सारे प्रावधान लागू होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसको कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके लिए क्या किया गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अगर इसके हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, कब? 1947। भारत के विभाजन के लिए और भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। और ये एक्ट ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट से पास होकर के लागू होने वाला था। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें सबसे पहला चीज यही कहा गया कि एक डेट निर्धारित किया गया। वो डेट था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 का डेट निर्धारित किया गया कि इस दिन भारत को क्या मिल जाएगा? स्वतंत्रता मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगा। अब देखिए, जो क्लेमेंट इटली का घोषणा आया था 20 फरवरी 1947 को, उसमें कहा गया कि भारत को 30 जून 1948 तक क्या दिया जाएगा? आजादी दिया जाएगा, शासन सौंपा जाएगा। पर 20 पर क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 का ही डेट घोषित किया जाता है भारत को आजाद करने का। तो ब्रिटिश सरकार के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी कि उनको जल्दीबाजी था भारत को आजाद करने का। तो पहला चीज ये कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा हिंसा हो रहा था और ब्रिटिश सरकार नहीं चाहते थे कि इस हिंसा का आरोप, इस हिंसा का जो कारण है वो ब्रिटिश शासन पर पड़े, ब्रिटिश सरकार पे पड़े और बाद के वर्षों में भारत और ब्रिटेन की रिश्ता खराब हो। इस वजह से वो भारत को जल्दी से जल्दी आजादी दे करके अपने आप को बचाना चाहता था। दूसरा कि परिस्थिति बहुत बिगड़ चुका था, देश में गृह युद्ध की स्थिति बन चुका था। तो गृह युद्ध अगर शुरू होता तो ब्रिटिश सरकार के पर तो कई सारे आरोप लगे, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें हुए जो इस देश को उनकी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत अलग अलग तरह की घटनाएं देखने को मिला। पर अगर उनके शासन के दौरान अगर इस देश में गृह युद्ध भी शुरू हो जाता तो उनके ऊपर एक और कलंक लगता इस तरह से।
तो वो इससे भी बचना चाहते थे। इसके वजह से उन्होंने क्या किया कि समय से पहले ही भारत को आजादी देने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज कहा गया, क्योंकि इसमें कहा गया कि दो अलग अलग डोमिनियन होंगे, तो इस डोमिनियन के जो गवर्नर होंगे, गवर्नर की जब बात होती है डोमिनियन के, तो ये कहा गया कि जब तक संविधान तैयार नहीं हो जाता है, जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता है, तब तक जो गवर्नर होंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन सिफारिश किसके द्वारा होगा? ये दोनों डोमिनियन के नेताओं के द्वारा ही होना था। इसके साथ साथ ये कहा गया कि जब तक संविधान तैयार नहीं होता है, नहीं, जब तक संविधान तैयार नहीं हो जाता है, तब तक जो शासन होगा वो शासन किसके द्वारा होगा? तो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसके द्वारा तब तक शासन होगा जब तक कि हमारा संविधान तैयार नहीं हो जाता है। तो ये कुछ प्रावधान था किसमें? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, जिसमें कि भारत को स्वतंत्रता की बात की गई थी, भारत को विभाजन करने की बात की गई थी। और ये एक्ट कब लागू हुआ? ये एक्ट लागू हो गया 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 में को क्या होता है कि भारत जो कभी एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला देश हुआ करता था, वो दो डोमिनियन में विभाजित हो जाता है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और इस तरह से भारत को आज़ादी तो मिली, पर आज़ादी के लिए जो कीमतें हैं वो भारतीय लोगों को चुकाना पड़ा। और वो कीमत ये था कि आज़ादी के साथ साथ देश का विभाजन हुआ, और विभाजन से भी सबसे बड़ा दुखद चीज़ कि बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ। इस हिंसा में लाखों लोगों की जान गया, 10 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। कई लोग आज भी उस हिंसा से, उस विभाजन के दंश से उबर नहीं पाए हैं, आज भी वो उस दर्द को झेल रहे हैं। तो ये पूरा कहानी था किसका? हमारे भारत के मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारतीय इतिहास का ये कहानी था, जो कि इस वीडियो के साथ खत्म हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।